Hello everyone, welcome to my channel. My name is Amandeep. I am a maths and aptitude trainer. In this video, I am going to discuss next part of ratio proportion, which is based on question solving. In the previous two videos, we have discussed fundamental of ratios, and then we have discussed basic questions on ratio. Today I am going to discuss some more concepts, more questions on ratio, not the concept. Concept I will make sure कि मैं आपको रिवाइज करवा दूँ एक बार, और फिर हम बात करेंगे इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारी वैरायटी रह गई थी. दोज क्वेश्चंस वी विल डिस्कस एंड लेटर ऑन हम बात करेंगे पार्टनरशिप प्रपोर्शन के बारे में. पार्टनरशिप और प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स, कंटिन्यू प्रपोर्शन क्या होता है वो समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन रेशियो प्रपोर्शन पार्टनरशिप पार्ट 3. थर्ड सेशन है ये. आई होप आप लोगों ने पहले दो वीडियो देखे होंगे. नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है. प्लीज़ मेक श्योर कि फर्स्ट सेशन जो है वो फंडामेंटल रूल्स पे बेस्ड है. सेकेंड सेशन में कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. आज भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हैं तो आप जो भी क्वेश्चन आता है वहाँ पे पॉज करें, खुद क्वेश्चन ट्राई करें एंड देन आप सॉल्यूशन देखें या इसका आंसर देख के फिर आप आगे चलते जाएं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. एक काम करते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से करे हैं डिस्कस उनके बारे में बात कर लेते हैं. सो बेसिक कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए हैं हमने वो किए हैं रूल्स. वो रूल्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं शॉर्ट में. देखिए, तो सबसे पहले हमने रूल पढ़ा था कि अगर मान लेते A/B कोई रेशो है, तो अगर आपने ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई किया KA और KB का, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सिमिलरली अगर A/B एक रेशो है, अगर आप ऊपर या नीचे कुछ डिवाइड करते हैं तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता. तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से रेशो की वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमने पढ़ा था. सिमिलरली अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर रेशो दिया हुआ है A/B और A/B में अगर आपने ऊपर कुछ ऐड किया, अगर आप ऊपर कुछ ऐड करते हैं और साथ में नीचे कुछ ऐड करते हैं तो अब ये वैल्यू बराबर नहीं आती है. ये वैल्यू बराबर नहीं आती है तो यहाँ पे दो रूल बताए थे मैंने आपको. रूल एक ये था कि अगर A/B का वैल्यू ऑलरेडी लेस देन 1 है, अगर A/B फ्रैक्शन है जो ऑलरेडी लेस देन 1 है, तो अगर आपने A/B में अब अगर आपने कुछ पॉजिटिव नंबर ऊपर नीचे ऐड कर दिया तो ऐसा करने से जो नया नंबर आता है वो नया नंबर बड़ा हो जाता है ना. अगर फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी थी तो ऐड करने से बड़ी हो जाती है, मतलब नया नंबर बड़ा आता है. और हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लेते हैं कि अगर A/B ऑलरेडी मोर देन 1 है, तो अगर आपने A/B में ऊपर कुछ नंबर ऐड किया और अगर नीचे कोई नंबर ऐड करते हैं, ऑफकोर्स पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं, तो नया नंबर छोटा हो जाता है. दिस रूल वी हैव कवर्ड कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवीजन के अलावा अगर हम ऐड करते हैं तो दो रूल काम करते हैं कि या तो फ्रैक्शन बढ़ जाता है या घट जाता है. डिपेंड करता है कि ऑलरेडी लेस देन 1 था तो बढ़ जाएगा, ऑलरेडी मोर देन 1 था तो घट जाएगा. ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट सेशन के अंदर. देन वी हैव डिस्कस्ड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज बेस्ड ऑन कि इफ़ यू ऐड इक्वल रेशियोज, तो अगर A/B का वैल्यू अगर C/D के बराबर है और मान लेते हैं ये E/F के बराबर है, और मान लेते हैं ये सभी वैल्यू कोई वैल्यू है लेट्स से K उसके बराबर आ रही है, तो अगर A/B C/D और E/F K के बराबर होते हैं, हमने पढ़ा था कि अगर आप ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दें और अगर नीचे वाले नंबर्स को अलग से ऐड कर दें तो रेशो की वैल्यू जो होती है वो बदलती नहीं है, सेम आती है. राइट. सिमिलरली अगर आप P टाइम्स ऑफ A कर दें, Q टाइम्स ऑफ B कर दें, Q टाइम्स ऑफ C कर दें, है ना. यहाँ पे अगर आपने P किया और यहाँ पे अगर आपने Q का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे अगर आपने मानते हैं R का मल्टीप्लाई कर दिया और वही नीचे भी किया मल्टीप्लाई आपने, तो PB किया, साथ में QD किया और साथ में RF किया, तो ये वैल्यू जो है वो भी कितनी आती है, वो भी K ही आती है. प्रोवाइडेड कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट ये होती है कि B+D+F जो है वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए. और यहाँ की कंडीशन भी सेम है कि P टाइम्स ऑफ B प्लस Q टाइम्स ऑफ D प्लस R टाइम्स ऑफ F शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये जीरो नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर. बाकी किसी भी केस में अगर आप इक्वल रेशियोज को ऐड करते हो तो आपको वैल्यू हमेशा इक्वल मिलती है. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस. अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे बेस पे क्वेश्चन है कैट का, वो भी आ चुका है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे. तो ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद ऐड कर दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना. ये हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे आप इसको हमने एग्जाम्पल एक भी समझाया था कि वैल्यू बराबर कैसे आती है. ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर आप अनइक्वल रेशियोज को ऐड करते हो
तो क्या होता है, तो अगर अनइक्वल रेशियो मतलब a बाई बी जो है ये c बाई डी के बराबर नहीं है और तुमने फिर भी ऐड कर दिया, a प्लस सी कर दिया और b प्लस डी कर दिया, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो नया नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, तो a बाई बी और c बाई डी के बीच में रहेगा। कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, अगर a बाई बी c बाई डी से छोटा था तो नया नंबर a बाई बी से तो बड़ा आएगा लेकिन c बाई डी से छोटा होगा। अगर ऐसा था तो ये रूल फॉलो हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं a बाई बी c बाई डी से बड़ा था तो फिर भी आपने ऐड कर दिया, तो a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी जो आएगा, अब ये ऑर्डर कौन सा फॉलो करेगा कि a बाई बी से छोटा होगा लेकिन c बाई डी से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये रूल हमने पढ़ा था रेशियो के ऊपर। फिर अगर आगे बात करें, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कि अगर कोई नंबर है n और इस नंबर n को अगर मुझे डिवाइड करना है इन अ डिजायर्ड रेशो, कि अगर एक नंबर n है एंड आई वांट टू डिवाइड n इन द रेशियो a:b, अगर मैं इसको a:b में डिवाइड करना चाहता हूँ, हाउ कैन बी डिवाइड करने का रूल ये था कि इसके पास a पार्ट्स हैं, इसके पास b पार्ट हैं, तो इसके पास a पार्ट है आउट ऑफ a प्लस बी और इसके पास b पार्ट्स हैं आउट ऑफ a प्लस बी। ये रूल बताया था मैंने आपको कि टोटल कितने पार्ट्स हुए a प्लस बी, तो आप n को डिवाइड कर दो। देखो फिर से बताता हूँ मैं रूल क्या बताया था, तो रूल ये था कि अगर आपको इनको डिवाइड करना है, इसके पास a पार्ट्स हैं, इसके पास b पार्ट्स हैं, है ना, a पार्ट्स हैं और b पार्ट्स हैं, तो टोटल कितने पार्ट हुए, टोटल पार्ट हो गए a प्लस बी। तो n को अगर मैं a प्लस बी से डिवाइड कर दूंगा तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, पर एक पार्ट नहीं है, इसके पास a पार्ट्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय a कर दिया। वैसे ही ईच पार्ट की वैल्यू आई n डिवाइड बाय a प्लस बी, और एक पार्ट नहीं है इसके पास टोटल b पार्ट्स हैं। तो इस तरीके से आप किसी डिज़ायर्ड रेशो में किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल की फटाफट बात कर लेते हैं कि अगर 120 को डिवाइड करना होता, लेट्स से इन अ रेशियो 2:3, दैट मीन्स टोटल 5 पार्ट है, तो एक तरीका ये कि 120 के 5 पार्ट किया तो एक पार्ट का वैल्यू 24 आ गया, 24 इंटू 2 हो गया 48 और 24 इंटू 3 हो गया 72। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज 2/5 ऑफ 120 एंड 3/5 ऑफ 120 करेंगे तो भी आपको आंसर सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। इस तरीके से आपके रेशियो के रूल्स हमने डिस्कस किए थे और रेशो कंबाइन कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, पहले 2 सेशन के अंदर। आगे बात करते हैं, आज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन क्वेश्चंस जो है डिफरेंट वेराइटीज़ पे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं फंडामेंटल, ताकि क्लियर हो जाए आपके, इस हिसाब से क्वेश्चन को बनाया गया है। तो लेट्स रीड दी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा है और आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चन में दिया है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 9:8:3:2, 9:8:3:2 का रेशियो दिया है। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 22, तो आपको एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे 22 साल। व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट पर्सन, तो एल्डेस्ट पर्सन की एज क्या होगी, यानी कि इस पर्सन की एज क्या होगी, ये पूछा गया है, राइट। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मैंने बताया था कि आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, तो पहली बात। दूसरी बात ये कि जो रेशो दिया है वो दिया है 9:8:3:2। तो मैं बोलता हूँ कि अगर हम यही मान लें कि इसकी एज 9 साल है, इसकी एज 8 साल है, इसकी एज 3 साल है और इसकी एज 2 साल है, हम अगर x ना लगाएं तो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कैसे करना होता है। तो फिलहाल अगर आप इनको ऐड करते हो तो 9 + 8 होता है 17, 17 और 3 होता है 17 और 3 कितना होता है 20, 20 और 2 कितना होता है 22। तो 22 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये इनका एवरेज आएगा फिलहाल। लेकिन आपको एवरेज 22/4 नहीं चाहिए, आपको एवरेज 22 चाहिए। तो हाउ मेनी टाइम्स, इट इज़ 4 टाइम्स। तो अगर 9, 8, 3, 2 लिया तो एवरेज 22/4 आ रहा है, मुझे 22/4 नहीं 22 चाहिए। तो इस नंबर में मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके 22 आएगा। तो एक काम करो, सभी नंबर्स को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा आपका नंबर मैच कर जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया मतलब 36, 4 से मल्टीप्लाई किया मतलब 32, 4 से मल्टीप्लाई किया मतलब ये हो जाएगा 12, 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 8। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स का तो इस तरीके से आपको इसकी एज मिल जाती है। तो सबसे एल्डेस्ट पर्सन की एज कितनी होगी 36 ईयर। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि मान लेते हैं अगर एज इस तरीके से नहीं करना क्वेश्चन तो आप x मान सकते हो। तो मान लेते हैं पहले पर्सन की जो एज है वो अगर हम x ले लें
x ले, मतलब कि 9x, जब रेशो हटता है तो x लगाना पड़ता है। दूसरे की एज 8x, तीसरे की एज 3x और चौथे की एज 2x। अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना मिलता है, 9 + 8 17 22x, राइट। तो 22x इनकी एज का सम हुआ, डिवाइड बाय 4 क्योंकि एवरेज निकालना है, और ये आपको दिया हुआ है 22। तो क्लियरली मालूम पड़ रहा है x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, बिकॉज ये कट जाएगा यहाँ से। तो x की वैल्यू 4। अब यहाँ पे आपने मैथमेटिकली निकाला, यहाँ पे आपने लॉजिकली कर लिया। तो आइडिया बहुत सिंपल सा है कि इस तरीके से आप यहाँ पे जो रेशो है उसका यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, कुछ परेशानी आती है तो बताइएगा कमेंट के अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो ये, आगे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटी एग्जाम जो होती हैं जिसमें डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं होता, लाइक CMAT है, ठीक है, CUET है, कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जहाँ पे खुद अपने एग्जाम्स ली जाती है, लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, वडोदरा के अंदर MS यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये CUET की बात करते हैं। जो 12th के बाद एक बेसिक एग्जाम्स होती है वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्स लाइक सेट, ठीक है, जो सेट का एग्जाम होता है अपना SCT का सिम्बाइसिस के लिए, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन यूजुअली पूछ ली जाते हैं। बोला द स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास इज 70, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास। कौन सा वाला रेशो बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर का रेशो नहीं पॉसिबल है, ये मना कर दिया, नहीं होना चाहिए। तो क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि अगर नंबर टोटल 70 है तो अगर रेशो अगर मान लेते हैं A/B है, अब क्योंकि ये नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं तो ये आएगा A आउट ऑफ A + B ऑफ 70, ठीक है, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा B आउट ऑफ A + B ऑफ 70, ऐसा आना चाहिए। अब क्लियरली मालूम पड़ रहा है आपको देख के यहाँ से कि ये जो 70 है ये A + B से डिविजिबल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। पॉइंट में क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर लेट से मान लेते हैं यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर पकड़ते हैं या सेकेंड नंबर पकड़ते हैं। फर्स्ट पकड़ा कि 70 है, तो क्या 70 को 2:5 में डिवाइड कर सकते हैं? तो कितने पार्ट हुए टोटल हुए 7 पार्ट्स। तो क्या 70 के 7 पार्ट्स होते हैं? यस होते हैं। तो दिस इज अ पॉसिबल रेशो, हमें कैन नॉट पूछा हुआ है। फिर बोला है 3:2, तो बताइए 70 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3:2 से, 3:2 रेशो में, तो करने पड़ेंगे टोटल 5 पार्ट। तो बताइए 70 के 5 पार्ट होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। तो ये भी पॉसिबल रेशो है। 11 और 3 कितना होता है? 14, ये भी पॉसिबल है। यानी तीनों पॉसिबल है, बट 9 और 2 की बात करते हैं तो 70 को अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 9:2 में, मतलब 11 पार्ट्स, इससे होगा क्या, इससे ये वाला पार्ट आ जाएगा, इंटीजर नहीं आएगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 9/11 ऑफ 70 बनेगा और दूसरा नंबर बनेगा 2/11 ऑफ 70। ठीक है, दैट मीन्स ये नंबर फ्रैक्शन में आ जाएंगे, डेसिमल में आ जाएंगे, यानी पॉइंट में तो पॉसिबल नहीं है ना नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज नॉट पॉसिबल, विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो। तो रूल क्या है? रूल है कि जो भी रेशियो में डिवाइड होगा, अगर इंटीजर है तो टोटल सम उस नंबर को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। Similar variety of question है, a box contain 24 LED bulb. Due to mishandling, the box got dropped. Find which of the following cannot be the ratio of the broken and unbroken. Cannot be the ratio. क्या नहीं हो सकता? तो दिख रहा है डायरेक्टली कि 24 बल्ब दिए हुए हैं, 24 है, और रेशियो आपको दिए हैं यहाँ पे 1:3, यानी टोटल 4 पार्ट, टोटल 6 पार्ट, टोटल 12 पार्ट और टोटल 5 पार्ट। आप खुद ही देख के बता सकते हैं कि 24 के कितने पार्ट नहीं होते हैं। 24 के 4 पार्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 24 के 6 पार्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 12 पार्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 5 पार्ट नहीं होते। ऐसा करोगे तो नंबर ऑफ बल्ब जो हैं वो डेसिमल में आ जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि डिवीजन करना होगा। इंटीजर नंबर अगर होंगे तो टोटल सम यानी टोटल पार्ट्स जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है उसको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल आंसर्स भी बन सकते हैं इसके अंदर GRE के हिसाब से। चलते हैं अभी आगे। चलिए, फंडामेंटल क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन इन अ पार्टी इज 3:4. इफ 8 लेडीज ज्वाइन द पार्टी, द रेशियो ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन वुड बिकम 5:4. फाइंड द नंबर ऑफ जेंटलमैन इन द पार्टी। वेरी बेसिक एग्जांपल, आई डोंट थिंक मुझे यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहिए, आप खुद ही कर सकते हैं इस चीज़ को। सो नंबर दिया हुआ है 3:4, तो मान लेते हैं ये नंबर किसका है? नंबर ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन।
तो नंबर ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन का रेशियो 3:4 है, तो लेडीज अगर 3x है तो जेंटलमैन होंगे 4x, राइट। अब बोला है कि इफ़ 8 लेडीज ज्वाइन द पार्टी, मतलब अब टोटल लेडीज हो गई 3x + 8 और जेंटलमैन में कोई चेंज नहीं बोला हुआ है, मतलब कि वो 4x ही है। ये रेशियो 5:4 आना चाहिए। सो क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि 3x + 8 डिवाइडेड बाय 4x का रेशियो आना चाहिए 5/4, है ना। तो आप 4 से 4 कट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 3x + 8 = 5x, जिससे आपको मिल जाएगा 2x = 8, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4, x इज़ 4, दैट मीन्स यहाँ डाल दीजिए 4, तो आपको मिल जाएगा कि भाई इस पार्टी के अंदर जो नंबर ऑफ लेडीज़ थी वो 3 × 4 मतलब 12 थी, और नंबर ऑफ जेंटलमैन जो थे वो 4 × 4 मतलब 16 थे। आप चेक कर सकते हैं, फिलहाल रेशो 3:4 है। अगर आप डिवाइड करेंगे इसको 4 से तो बिल्कुल 3:4 आता है, और अगर 8 लेडीज़ ज्वाइन करती है और जेंटलमैन में कोई फ़र्क नहीं है, दैट मीन्स यहाँ रेशो कितना आता है 5:4, राइट। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी लोग ट्रिक भी पढ़ाते हैं कि इसमें ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जो नीचे वाला नंबर 4 है वो अभी भी 4 ही है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन को करवाया जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से हम करें। तो डायरेक्टली मालूम पड़ता है कि जैसे 3 है और ये 4 है और ये आपको दिया हुआ है रेशो कितना 5 और 4, तो 3 क्योंकि डिनोमिनेटर नंबर सेम है, तो ये जो 3 का 5 हुआ मतलब 2, ये 2 का इंक्रीमेंट 8 के बराबर है, बिकॉज 8 लोग हैं, तो 2 का इंक्रीमेंट अगर 8 है तो 1 की वैल्यू 4 होगी, तो आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए। बट ठीक है, इतने सिंपल क्वेश्चन में कितनी ट्रिक याद रखेंगे, तो हर जगह ट्रिक की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल क्लियर है तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। हाँ, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन की जरूरत ज़्यादा पड़ती है एसएससी एग्जाम्स के अंदर, जहाँ पे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन या अगर आपको अप्रोच पता है तो बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट एग्जाम्स के अंदर यूजुअली इन ट्रिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन आना चाहिए कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन इट्स बेस्ड ऑन रेशो, इनकम वगैरह पे बेस दिया हुआ है कुछ। The ratio of the income of A and B is 4:3, the ratio of the saving of A and B is 5:6, ठीक है। इनकम और सेविंग के बारे में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर A स्पेंड करता है 3/4 ऑफ हिज इनकम, अगर A ने अपनी इनकम का 3/4 खर्च कर दिया, तो बताइए उनकी रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा। तो देखिए इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकम का रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है ना। सो इनकम का रेशियो कितना है लिख लेते हैं। सो अगर हम इनकम की बात करते हैं, इनकम का रेशो हो गया आपके सामने कितना 4:3। सो इनकम अगर इसकी मान लेते हैं 4x तो इसकी हो जाएगी 3x, ठीक है। अब अगर सेविंग की बात करते हैं, सेविंग का रेशो भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती बच्चों से ये होती है कि मैंने बताया था रेशो हटता है तो x लगता है, तो यहाँ पे लगा दिया x, है ना, कांस्टेंट लगाना पड़ता है, k लगा लो, x लगा लो, y लगा लो, a लगा लो, तो रेशो हटा, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल पुट कर दिया, है ना, ये बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। दूसरा रेशो दिया हुआ है आपको सेविंग का 5:6, तो बच्चे यहाँ पे 5x लिख देते हैं और 6x लिख देते हैं, तो 5x और 6x नहीं आएगा, याद रखना, है ना। यहाँ पे क्योंकि रेशो बदल चुका है, ये डिफरेंट रेशो था, ये डिफरेंट रेशो था, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी अलग पुट करना पड़ेगा। तो 4x 3x और 5y 6y होना चाहिए। सो आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आया कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि रेशो अलग है तो नंबर भी बढ़ जाएगा। अब एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, कितना कमाया कितना सेव कर लिया, तो जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, इनका डिफरेंस। तो 4x कमाया था, 5y सेव कर दिया, तो जो बच गया वो खर्च कर दिया होगा। सिमिलरली 3x कमाया था, 6y आपने सेव कर लिया, तो जो डिफरेंस है वो आपने खर्च कर दिया होगा। अब आपको ये रेशो की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए इंफॉर्मेशन एक और दी हुई है कि A स्पेंड 3/4 ऑफ हिज इनकम, A स्पेंड 3/4 ऑफ हिज इनकम, 3/4 अपनी इनकम का खर्च कर दिया। इसका मतलब है डायरेक्टली आपको ये दिया हुआ है, तो इसका 3/4 कितना होता है, तो 4x जितना कमाया था उसका 3/4 किया, ठीक है, तो वो आपकी सेविंग है, और वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है 4x - 5y। अग्री विद दिस, है ना, 4x - 5y, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, आपको मिल जाएगा बच्चों 3x = 4x - 5y, जिससे आपको ये मिल जाएगा। आप सॉल्व करेंगे अगर आगे, तो 3x इधर आएगा तो x मिल जाएगा, 5y वहाँ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5y। तो x की जगह पे अगर आप 5y पुट कर दें तो आपका काम आसान हो सकता है, x की वैल्यू 5y। तो एक काम कर दें, यहाँ पे अपन सब कुछ y में कन्वर्ट कर लेते हैं। सब कुछ अगर y में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे 5y पुट किया, तो इसकी इनकम कितनी हो गई 20y,
यहाँ पे 5y किया तो कितना हो गया 15y, और ऑलरेडी सेविंग तो y के टर्म्स में लिखी हुई है, तो सेविंग 5y और 6y है। तो बताइए इनका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ये हो गया 15y और ये कितना हो गया 9y। तो y से y कट हो गया तो रेशो आ गया 15:9, 3 से कैंसिल किया तो 5:3। तो 5:3 जो है वो उनका रेशो होगा एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। अदरवाइज अगर आप चाहें इसमें तो वेरिएबल्स भी और लगा सकते थे। अगर आप 100 रुपीज़ ले लेते हैं कि भाई ये 400 होता, ये 300 होता, उसके हिसाब से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कि अगर मान लेते हैं ये 400 है और 300 है, तो क्योंकि 3/4 खर्च किया, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है और अगर आप वेरिएबल से ज़्यादा नंबर्स में कंफर्टेबल हैं, तो इस क्वेश्चन का एक अप्रोच और ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि ए ने कमाए होते 400 और इसने कमाए होते 300। ठीक है, अब आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि ए ने खर्च कितना किया 3/4। अब ये तो इनकम हो गई, ये इनकम हो गई। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं, सेविंग के बारे में बात करते हैं। हमको ये निकालना है, एक्सपेंडिचर 3/4 है, मतलब 300 रुपये हो गया, है ना। तो अगर देखा जाए ये कितना सेव करता है, 100 रुपये सेव करता है। अब यहाँ पे रेशो कितना दिया हुआ है आपको 5:6, कि अगर ये रेशो आना तो 5 और 6 था, तो 5 की वैल्यू अगर 100 है 20 टाइम्स, तो ये कितना होगा 20 टाइम, है ना। 5 के लिए 100 आ रहा है, तो 6 के लिए कितना आना चाहिए 120 आना चाहिए। तो 120 कब आएगा, जब यहाँ पे 180 होगा, इनका डिफरेंस कर दीजिए। तो आप मुझे बताइए एक्सपेंडिचर का जब रेशो निकालोगे 300 और 180 का, वो आपको मिलेगा 30:18, कैंसिल किया 3 से तो 10:6 और कैंसिल किया तो कितना आ गया 5:3। ये रहा आपका आंसर 5:3, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप वेरिएबल से ज़्यादा नंबर्स में कंफर्टेबल हो तो आप नंबर्स के तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एज्यूम करके। ठीक है, बहुत तरीके हैं, हर क्वेश्चन की सारी मेथड डिस्कस नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स आपकी अप्रोच बिल्ट होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन को सर ऐसे जल्दी कर सकते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि सर ये वाला अप्रोच भी लगाइए आप। तो एक तरीका नहीं होता है, एप्टीट्यूड में बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, किसी को कुछ और क्लिक करता है, किसी को कुछ और क्लिक करता है, किसी को फंडामेंटल पे ज़्यादा फोकस करना होता है एक्स लेके, कोई यहाँ पे ऑल्टरनेट अप्रोच ट्राई करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉसिबल रेशो वाला। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या लिखा है केयरफुली पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, एग्जैक्टली क्या लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काम आने वाला है आपके जीआरई वालों के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल होते हैं। ये बोला द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4, मंथली एक्सपेंडिचर इज 4:5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। अभी पॉसिबल वैल्यू की बात क्यों कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से देखिएगा। कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्सेप्ट ये है कि सेविंग ऑफ ए और अगर सेविंग ऑफ बी का रेशियो पता है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए और अगर एक्सपेंडिचर ऑफ बी का रेशियो पता है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो इनकम आ जाएगी। तो सेविंग ऑफ ए प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ ए अपॉन सेविंग ऑफ बी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी, राइट। इन दोनों को ऐड करके ये बनता है। तो आप बताइए, मैंने रूल बताया था कि अगर ये a/b है और अगर ये c/d है, अनइक्वल रेशोज हैं, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। दिख रहा है हमको ये 3/4 है और ये 4/5 है, दे आर नॉट इक्वल। तो अगर मैं स्टिल इनको ऐड कर देता हूँ, ऊपर वाले नंबर ऊपर ऐड किए और नीचे वाले नीचे ऐड किए, तो क्या रूल फॉलो होता है, अगर a/b बड़ा था c/d से तो ऑर्डर ये वाला ही फॉलो होता है, और अगर a/b बड़ा था तो ऑर्डर ये वाला फॉलो होता है। ये बताया था मैंने आपको, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, वहाँ पे डिस्कस किया गया चुका है। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिए। इनकम की बात करते हैं, देखिए सेविंग, उसके बाद बीच में आएगी इनकम, यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इनकम का रेशियो 3/4 है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो 4/5 है, ये भी ठीक है। तो पॉसिबल रेशियो ऑफ सेविंग निकालना है। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है। इन दोनों में बड़ा होगा ये 15 आएगा, ये 16 आएगा, यानी 4/5 बड़ा है। ये 0.8 है, ये 0.75 है। फ्रैक्शन कंपैरिजन सिखाया था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 ये 16 ये बड़ा होगा। इसका मतलब है इधर इसको देख के मालूम पड़ता है कि अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो अब जो सेविंग रहा होगा वो इससे छोटा रहा होगा, है ना, क्योंकि ऑर्डर फॉलो होता है ना। इनकम कैसे बनती है, सेविंग और एक्सपेंडिचर को ऐड करके बनती है,
राइट, ऐड किया तो ये बन गया। अब ऑर्डर क्योंकि ये वाला फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स कि सेविंग का रेशो 0.75 से कम होना चाहिए। 0.8 है, ये 0.75 है, इससे कम होना चाहिए। इससे कम की बात करते हैं तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन कम है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पॉसिबल, करेक्ट, पॉसिबल की बात कर रहा है। तो 9/10 का मतलब कितना होता है? 9/10 होता है 0.9। 9/10 होता है 0.9। रेशो कम आना चाहिए था, 0.9 0.75 से कम नहीं है, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। 3/4 0.75 है, रेशो मेंटेन है तो चेंज ही नहीं हुआ, ये भी पॉसिबल नहीं है। 13/20 की बात करते हो तो 13 डिवाइड बाई 20, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करने से नीचे 100 बन सकता है, तो ये 0.65 आ जाएगा। हाँ, ये पॉसिबल है, कम हो गया। और 4/5 हो गया 0.8, ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर कौन सा बनेगा? सी इज अ पॉसिबल रेशो। रेशो क्या होगा वो मुझे खुद को भी नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। भाई पॉसिबिलिटी बनेगी तो 0.75 से कम ही बनेगी, बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा वाला रेशो पॉसिबल नहीं होगा। जो नया होगा वो 0.75 से छोटा ही होगा। कितना होगा वो तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और दोगे तो हम एग्जैक्ट निकाल पाएंगे, बट पॉसिबिलिटी की बात करता है, पॉसिबिलिटी इज ओनली वन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, इसी पे एक वैरायटी और भी है, एक क्वेश्चन और भी है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 5:4। तो प्रेजेंट रेशियो दिया है 5:4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल रेशियो। अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। पॉसिबल रेशियो ऑफ द एज 20 years अगो, 20 साल पुरानी बात कर रहा है। तो अगर आप देखना चाहें कि कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है तो कॉन्सेप्ट में दिखाता हूँ आपको। ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, दिस वन। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर रेशो ऑलरेडी लेस देन 1 है तो आगे जाने से, ऐड करने से नंबर बड़ा हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी 1 से बड़ा है तो आगे जाने से नंबर छोटा हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव ऑन, देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। बोला है कि हस्बैंड और वाइफ की जो एज है, हस्बैंड डिवाइड बाय वाइफ, ये रेशो दिया हुआ है 5/4। तो बताइए 5/4 मोर देन 1, लेस देन 1? इट इज मोर देन 1। अगर ये मोर देन 1 है तो 5/4 प्रेजेंट है, तो आगे जाने से रेशो छोटा हो जाना चाहिए, बिकॉज ये मोर देन 1 है, राइट। तो पीछे आने से रेशो बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि सब ट्रैक कर रहे हो आप, तो ऑर्डर तो ये वाला फॉलो होगा ना, राइट। क्योंकि आगे बढ़ना चाहिए तो पीछे आगे कम होना चाहिए। तो 5/4 का मतलब होता है 1.25। 5/4 इज 1.25, तो पीछे 20 साल पहले रेशो 1.25 से कम होना चाहिए था। अब 5/4 तो 1.25 ही हो गया, ये तो सेम ही है। सेम कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। ये 1.2 है, 23/20 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा। कितना? 23 × 5, ये हो जाएगा 5 कैरी और 1 10 115, यानी 1.15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1.3 हो जाएगा। अब चेक करते हैं कौन सा होगा। तो 1.25 से बड़ा होना चाहिए था, तो 1.25 से बड़ा कौन सा है? 1.25 से बड़ा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला ऑप्शन बनेगा हमारा आंसर, क्योंकि ये नंबर जो है ये 1.25 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, वी आर फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबल रेशियो ऑफ द एज 20 ईयर हेंस। बाद में क्या होगा? भाई बाद में तो कम होना चाहिए था ना, क्योंकि ऑलरेडी रेशियो 5/4 मोर देन 1 है, ऐड करने से कम हो जाएगा। तो 5/4 इज 1.25, 1.25 से कम, ये तो एग्जैक्ट 1.25 है, नॉट पॉसिबल। ये 1.2 है, हाँ कम हो गया, बिल्कुल। ये 1.4 होता है और ये 1.3 है, तो 1.25 से कम एक ही ऑप्शन दिखता है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज माय आंसर। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको पॉसिबल रेशियो के बारे में बात करता है तो। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिक समझ में आ रहे होंगे आपको। एक काम करता हूँ, एक यहाँ पे क्वेश्चन है कैट का, एक कैट क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। स्पेस मेरे पास इस पे आने से पहले यहाँ कर लेते हैं। चलिए, एक कैट क्वेश्चन है, वो कैट क्वेश्चन आई थिंक मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर a अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू b अपॉन a प्लस सी इज इक्वल टू c अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू k है। ये कैट क्वेश्चन है एक बहुत पुराना। तो बोला है फाइंड पॉसिबल वैल्यू या वैल्यूज ऑफ k। तो k की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, ये पूछ लिया आपसे। ठीक है,
तो अब ये क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट रूल है कि इक्वल रेशोज हैं। आपको इतना पता है कि अगर हम इक्वल रेशो को ऐड करते हैं तो वैल्यू इक्वल बनती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। सो इफ़ यू ऐड इक्वल रेशो यू गेट इक्वल वैल्यूज़। तो सॉल्यूशन की शुरुआत करता हूँ, लिखता हूँ कि क्योंकि रेशो इक्वल है और वो के बराबर है, तो इक्वल रेशो में मैंने बताया था कि अगर आप ऊपर वाले एंटीसीडेंट्स ऐड कर दें और अगर नीचे वाले कॉन्सिक्वेंट्स को भी ऐड कर दें तो अब जो वैल्यू आती है ये वाली वैल्यू कभी बदलती नहीं है, ये भी के रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जो मिस कर जाते हैं वो बड़े काम की समझने वाली चीज़ है, वो समझते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 बार a 2 बार b और 2 बार c इक्वल टू के आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे गलती हो जाती है। अब बच्चे करते हैं क्या, यहाँ पे डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी काट देते हैं, जो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन एक चीज़ और मिस कर जाते हैं। a प्लस बी प्लस सी कट गया तो k का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो ये समझ में आता है कि अगर यहाँ पे वैल्यू k की वैल्यू 1/2 तो आ ही सकती है, एक और वैल्यू आएगी। देखिए अब वो दूसरी वैल्यू का आपको जजमेंट कैसे मिलना चाहिए, ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ तो आपको दिख रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं हुआ तो हम ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, अलाउड है। तो ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, ऐसा करने से मिल जाएगा k का वैल्यू 1/2। तो एक आंसर आ गया k का वैल्यू 1/2। और अगर मान लेते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आता है तो उस कंडीशन में आप कट तो नहीं कर सकते, तो ये भूल जाओ। अगर हम a प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ रहा है, हम कट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे। तो आप फिर यहाँ से शुरू कीजिए क्वेश्चन कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्या ना राइट, फिर b प्लस सी की वैल्यू माइनस a होगी और ये यहाँ डाल दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो a अपॉन माइनस a इज इक्वल टू k, तो उस कंडीशन में k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये बच्चे मिस कर जाते हैं। तो दो वैल्यू पॉसिबल है k की, एक तो है -1 और एक कितनी है 1/2। दो पॉसिबल वैल्यू होती है k की इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, ऑफ कोर्स याद रखना चाहिए कि ऊपर नीचे कैंसिलेशन तभी होता है जब a प्लस बी प्लस सी या जो फैक्टर्स हैं वो 0 के बराबर नहीं होते हैं। अगर 0 के बराबर होंगे तो ऊपर नीचे 0 का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। 0/0 नॉट डिफाइन होता है ना, पॉसिबल नहीं है वो, तो डिफाइन ही नहीं हो पाया वो तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। द वेट ऑफ बिमल एंड बासु आर इन द रेशियो 2:3। द वेट ऑफ बासु एंड बाली आर इन द रेशियो 4:3। व्हाट इज बासुज वेट इफ द सम ऑफ द वेट्स ऑफ बिमल बासु एंड बाली इज 203। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इनिशियल लेवल पे ले लेना चाहिए था, बट ठीक है आई गेस मैंने नहीं लिया पहले, तो अभी कर लेते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। कंबाइन कैसे करते हैं रेशो, उसका रिवीजन हो गया आपके लिए यहाँ पे। तो भैया एक दिया हुआ है बिमल, वन इज बिमल, द अदर इज बासु एंड द थर्ड वन इज बाली। ठीक है, 3 लोग दिए हुए हैं। रेशो दिया हुआ है इसका 2:3 का, और बासु और बाली का रेशो दिया हुआ है 4:3 का। आपको बताया था कंबाइन कैसे करते हैं, तो जो भी कॉमन है, बासु इज कॉमन ना, बिमल बासु, बासु एंड बाली, यस बासु इज कॉमन बिटवीन द रेशो, ये नंबर सेम करना पड़ता है। सेम करने के लिए एलसीएम, तो इसका एलसीएम होता है 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया 4 का और दूसरे रेशो में मल्टीप्लाई किया 3 का। पूरे रेशो में 4 का मल्टीप्लाई किया तो बन गया 8 और 12, और यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 का तो ये बन गया 12 और 9। तो रेशो कितना आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 8:12:9। एक तरीका ये, एक तरीका और भी बताया था, याद कीजिए, वहाँ पे बताया था अगर आपको ये नहीं करना है तो ये मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशो आ जाएगा। सो 4 2 = 8, 3 4 = 12 और 3 3 = 9। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बताया था आपको। ये 2 रेशो पे काम करता है, 3 पे नहीं करेगा। 2 रेशो कंबाइन करना है, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब तीनों का रेट आ गया कि 8, 12 और 9, और सम दिया हुआ है 203। मैंने बताया था कि आपको x की जरूरत नहीं होती, आप यही काउंट कर लीजिए। 8, 12 और 9 29 होता है। अभी फिलहाल 29 आ रहा है, आपको 203 चाहिए, 203 चाहिए। तो 29 से 203 जाना है तो कितना जाना पड़ेगा, 7 टाइम्स। समझ में आ रहा है शायद, बिकॉज 9 है और यहाँ पे 3 है। यूनिट डिजिट देख लेते हैं, तो 29 का 7 टाइम्स करते हैं, बिल्कुल आई गेस मैच कर जाएगा। 7 9 = 63, कैरी ओवर 6, 14 और 6 कितना हो गया 20, बिल्कुल सही बात। तो 7 टाइम करना पड़ेगा, यानी एवरीथिंग हैज टू बी 7 टाइम। सबको 7 गुना कर दूंगा तो इनका सम 203 मैच कर जाएगा। सवाल क्या पूछा गया था, व्हाट इज द बासुज वेट, बासु कौन है, बीच वाला, यानी 12। तो 12
12 into 7, this give you how much? 84. तो 84 is the weight of बासु. बासु का वजन 84 kg रहा होगा. ठीक है, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फंडामेंटल. चलिए आगे चलते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मतलब जितने करो उतने कम है. ये पूरा प्रैक्टिस सेशन बेस्ड है, पूरा लेक्चर प्रैक्टिस पे बेस्ड है, तो प्रैक्टिस करते चलते हैं. पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है. ऑप्शन भी दिया है इस बार. तो ये बोला 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स प्राइस्ड 5 रुपीज, 8 रुपीज, 13 पर पीस आर डिस्प्लेड इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस बाय अ ट्रेडर. 5 रुपए की बॉल है, 8 रुपए की बॉल है, 13 रुपए की बॉल है. मिस्टर पॉल बॉट फ्रॉम दी शॉप ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉल स्पेंडिंग अ टोटल सम ऑफ रुपीज 768 और प्राइजेस दी हुई है 5, 8, 13. The number of balls he bought taken in the order in which the price are mentioned above are in the ratio 5:4:3. बिल्कुल ठीक. How many balls of the costliest variety did he buy? Costliest मतलब कौन सी हो गई? आखिरी वाली. 13 रुपीज़ वाली कितनी परचेज करी है, ये पूछा गया है. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. नंबर दिया हुआ है, प्राइस दी हुई है, पैसा खर्च कितना दिया है वो दिया हुआ है. तो 5 रुपये की बॉल अगर 5 ली, 8 रुपये वाली बॉल, ये रुपीज़ है तो यहाँ रुपीज़ लिख देते हैं. 8 रुपये वाली बॉल अगर 4 ली और अगर 13 रुपये वाली बॉल अगर 3 ली तो कितने पैसे खर्च करेगा? तो यहाँ 25 आ जाएगा. एक्स नहीं लगाया मैंने ना. इतने पे क्या आ रहा है, फिर देखते हैं क्या आना चाहिए. इतनी बॉल लेता, रेशियो हटा दीजिए, 5 बॉल लेता, 4 लेता, 3 लेता तो क्या होता? तो 25, 32 और 39 इतने रुपये खर्च होते हैं. इसको ऐड कर लेते हैं. तो 9 और 2 11, 11 और 5, 11 और 5 26, सॉरी 16, कैरी ओवर 1, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और ये 9, 96. यानी अगर 5 रुपये, 8 रुपये और 13 रुपये वाली बॉल 5, 4 और 3 लेता तो 96 रुपये खर्च होते. टोटल पैसा खर्चा 96 होता, पर 96 नहीं है. टोटल पैसा खर्चा कितना किया उसने? 768. तो 96 से 768 जाना है. देखो ये 100 होता तो 800 करीब है, यानी 8 गुना होगा. देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, आएगा पक्का 8 गुना है ये. ठीक है, तो बोला बताइए कि सबसे महंगी वाली कितनी? सबसे महंगी वाली मतलब ये, तो सबसे महंगी वाली का रेशो कितना था? 3. तो इस नंबर में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. 24 बॉल उसने सबसे महंगी वाली परचेज करी. ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर. ठीक है, आई होप आप रेशो आराम से कमांड कर पा रहे हैं, रेशो के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पे आते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है रेशो के क्वेश्चन के ऊपर ही. ये बोला है वरुण एंड किरण हैड अ टोटल ऑफ 8,000. 8,000 रुपये इनके पास पड़े हुए हैं. दे स्पेंड 50, 100, 200. इन्होंने 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये खर्च कर दिए. अच्छी बात है. खर्च करने के बाद देन द अमाउंट विद देम आर इन द रेशियो 14, 22, 15. खर्च करने के बाद का पैसा दिया है. खर्च करने के बाद का जब रेशियो है वो दिया हुआ है आपको 14, 22, 15. व्हाट इज द अमाउंट विद द वरुण? तो अब समझ में ये नहीं आता कि यार ये तो बाद का रेशो दिया है 8,000 रुपये. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन करने का अप्रोच इतना सिंपल है कि आपको ये क्लिक होना चाहिए कि अगर इनके पास पहले 8,000 रुपये थे और एक बंदे ने 50 खर्च कर दिए, एक बंदे ने 100 खर्च कर दिए और एक बंदे ने 200 खर्च कर दिए. सो टोटल मिला के 350 रुपये खर्च हो चुका है. तो बताइए 8,000 रुपये थे, इसमें से अगर 350 में सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितना बच जाता है? 300 जाता तो 7,700 बचता. अभी 7,650 बचेगा. ये रेशो बचा हुआ है, ये अमाउंट बचा हुआ है. और ये अमाउंट किस रेशो में? वो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 14, 22, 15. तो क्या आप इसको 14, 22 और 15 रेशो में डिवाइड कर सकते हो? वेरी इजीली, है ना, कर सकते हैं डिवाइड इसको आराम से. तो कैसे करते हैं डिवाइड? टोटल सबका सम कर लीजिए, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी और आपको अब वरुण का अमाउंट निकालना. तो वरुण कौन सा था? बीच वाला वरुण था. तो हम ये बोल सकते हैं 22 आउट ऑफ, सबका सम कर लेते हैं. तो कितना हो गया? ये हो गया 36, है ना. 36 और 10 46, 46 और 5 51. तो 22 आउट ऑफ 51 ऑफ 7650. ये वरुण का अमाउंट होगा खर्च करने के बाद का. और वरुण ने खर्च कितने किए थे? वरुण ने रिस्पेक्टिवली खर्च किए थे, वरुण का नाम बीच में लिखा है, बीच वाले ने 100 रुपये खर्च किए थे. तो जो भी आएगा इसमें हम बाद में 100 रुपये ऐड कर देंगे तो ये आपको वरुण की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं इसमें. अभी 51 है, 3 से डिवाइड होता है, 3 से किया तो 17. ठीक है, और ये अगर डायरेक्टली करना डायरेक्टली कर लेते हैं 51 से. ठीक है, इतना तामझाम क्यों करने का.
डायरेक्ट करते हैं डिवाइड। तो 51 वन जा 51, 51 वन जा 51, तो 76 में से 51 गया तो क्या मिला, यहाँ मिला 5 और यहाँ मिला 2, 255 बन गया, 255, 5 गुना दिख रहा है, ये 5 गुना आ गया 255 और साथ में एक 0। तो 22 इंटू 150 यानी 11 इंटू 300, 11 इंटू 300 कितना होता है 3300 और प्लस कर लीजिए 100। तो वरुण के पास इनिशियली 3400 रुपये थे, 3400 रुपीज़ वरुण के पास थे, ठीक है। तो खर्च करने के बाद का था, तो टोटल खर्च हटा दो, अब जो नंबर आया उसका रेशो दिया हुआ है वो निकाल के बाद में 100 रुपये ऐड कर दिया। तो इनिशियली वरुण के पास 3400 रुपीज़ थे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। ओके, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, फंडामेंटल पे बेस्ड है। अ मैन डिवाइडेड रुपीज 62,500 among his 4 sons such that 4 times the share of first son, 3 times the share of his second son, 2 times the share of his third son and share of his fourth son are equal, find share of each son। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना मैंने पिछले वीडियो के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो ये मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको, ठीक। बस थोड़ा हिंट देके छोड़ता हूँ। करना क्या है कि भैया जो पैसा डिवाइड किया है आपने 4 बेटों में, आपको बोला है मान लेते हैं अमाउंट होता है ABCD, तो यहाँ बोला हुआ है कि 4 टाइम्स शेयर ऑफ हिज फर्स्ट सन यानी 4A, फिर बोला है 3 टाइम द शेयर ऑफ सेकेंड सन यानी कि 3B, फिर 2 टाइम द शेयर ऑफ हिज थर्ड सन मतलब कि 2C, और फिर शेयर ऑफ द एंड द शेयर ऑफ द फोर्थ सन यानी कि D खुद। ये सभी बराबर है। इफ़ ऑल आर इक्वल, तो रेशो निकालने का कंसेप्ट बताया था मैंने, जब ऐसा कुछ आता है तो रेशो 4:3:2:1 मत बोल देना, 4:3:2:1, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो एलसीएम कितना हो गया 12, ये 12 कैसे बनेगा, यहाँ 12 बनाना है तो 12 कैसे बनेगा 3 डाल के, 12 कैसे बनेगा 4 डाल के, 12 कैसे बनेगा 6, और 1 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 12 खुद। तो रेशो जो आएगा वो 3, 4, 6, 12 का आएगा। अब 3, 4, 6, 12 रेशो है, अमाउंट निकालना है, निकाल लेंगे आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये है, कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है। इट सेज सम एप्पल्स आर डिवाइडेड अमंग 4 पीपल, करण, किरण, कुमार एंड खन्ना। कुछ एप्पल डिवाइड किए गए। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल गिवन टू किरण टू टोटल नंबर ऑफ एप्पल गिवन टू करण एंड खन्ना इज 1:2। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल गिवन टू कुमार टू दैट ऑफ रिमेनिंग एप्पल इज 2:5। खन्ना गेट्स 2 एप्पल मोर देन किरण, Karan gets half the number of apple then that Kumar gets, what is the total number of apple distributed, ठीक है। तो आपको टोटल निकालना है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप एक काम करें, इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें और उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन पे आ जाएं। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखती है कि खन्ना गेट्स 2 एप्पल मोर देन किरण, राइट। और बोला करण गेट्स हाफ द नंबर ऑफ एप्पल दैट कुमार गेट। तो आप एक काम करें, पहले तो नाम लिख लें। तो यहाँ लिखता हूँ, मैं एक काम करता हूँ नाम। तो 1 इज करण, देन यू हैव किरण, देन यू हैव कुमार एंड देन यू हैव खन्ना, ठीक है। चलिए अब ये इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या लिखिए। खन्ना को मिलते हैं 2 एप्पल ज़्यादा किरण से, तो खन्ना को मिलते हैं 2 एप्पल ज़्यादा किरण से, यानी यहाँ से इन्फॉर्मेशन दी है। करते हैं लिंक। सबसे इन्फॉर्मेशन ये दिख रही, हाफ नंबर कम हो जाएंगे, वेरिएबल कम हो जाएंगे। करण गेट्स हाफ द नंबर ऑफ एप्पल कुमार, कुमार के कंपेयर में करण को हाफ मिलते हैं। अगर यहाँ मिलते हैं x, यहाँ मिलते हैं x/2, या यहाँ मिलते हैं x, तो यहाँ कितने मिलते हैं 2x। ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। रेशो बाद में यूज़ करते हैं। फिर बोला हुआ है खन्ना गेट्स, ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, 2 एप्पल मोर देन किरण, किरण से 2 ज़्यादा है, किरण से 2 ज़्यादा, यानी इन दोनों की इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर इसको मिलते हैं y, तो इसको मिलते हैं y+2, ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो वेरिएबल हमारे कम हो गए। ABCD वेरिएबल ना लेते हुए हमने वेरिएबल कम कर लिए इनिशियल लेवल पे, उल्टा प्रोसेस किया क्वेश्चन को। अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या लिया हुआ है। अब इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल गिवन टू किरण यानी कि y टू दैट ऑफ नंबर ऑफ एप्पल गिवन टू करण एंड खन्ना, तो y अपॉन करण एंड खन्ना। वेयर इज करण, ये रहा करण, एंड वेयर इज खन्ना, वो रहा। तो x अपॉन y+2, दिस रेशियो इज गिवन टू मी एज हाउ मच 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाता है 2y इज इक्वल टू x + y+2, यहाँ भेज दीजिए आप, ठीक है। तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू x+2, y की वैल्यू मिल गई x+2, है ना, y इज इक्वल टू x+2 आ गया। आगे एक और इन्फॉर्मेशन दी है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल गिवन टू कुमार एंड दैट ऑफ रिमेनिंग एप्पल। तो कुमार कहाँ है, ये रहा,
कुमार के पास 2x है और रिमेनिंग एप्पल कितने हो गए सबका समीशन, यानी x + y + 2 है ना, रिमेनिंग मतलब बाकी बचे हुए। ये रेशो दिया हुआ है 2/5, यहाँ से दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको मिलेगा 10x = 2x ना y + y 2y का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 4y प्लस मिल जाएगा 4, तो आपको मिल गया 8x = 4y + 4। और एक काम कीजिए y की जगह पर डाल दीजिए x + 2 तो आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा y की जगह पर डाल दिया x + 2 तो हो जाएगा 4x है ना, 4 टाइम कर दीजिए 4x + 8, 4x + 8 + 4। मैंने ये वैल्यू y की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो 4y कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा 4x + 8 वो डाल दिया यहाँ पे, तो आपको मिल रहा है 4x = 12 और यू सिंपली गॉट x = 3। और जैसे आपको x का वैल्यू 3 मिलता है दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ एप्पल मिल गए, सारी कहानी खत्म यहाँ पे। तो x की वैल्यू 3 मतलब करण की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3y x + 2 के बराबर है यानी कि 5। उसके बाद कुमार 2x मतलब 6 एंड y + 2 मतलब 7। आप चेक कर सकते हैं सारी कंडीशन मैच कर जाएगी। तो 3 5 8 और 6 हो गए 14, 14 और 7 हो गया 21, टोटल 21 एप्पल्स जो भी है, हाँ एप्पल है ना, हाँ एप्पल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो वेरिएबल कम कर लीजिए इनिशियल आखिरी कंडीशन को प्रोसेस करके, इस पे बाद में आइएगा ABCD, पहले इसको प्रोसेस कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अजय डिस्ट्रीब्यूटर टोटल ऑफ 60 स्वीट्स अमंग हिज सन राम श्याम रिसीव 4 स्वीट्स। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से दिया हुआ है, दिया रेशो ही है लेकिन इन्फॉर्मेशन थोड़े अलग टाइप से दिया हुआ है, अलग कंडीशन से दिया हुआ है। अजय डिस्ट्रीब्यूटेड अ टोटल ऑफ 60 स्वीट्स अमंग हिज सन राम श्याम तरुण। ठीक है, तो राम श्याम एंड तरुण 3 लोगों के बीच में उसने स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो लेट्स राइट राम श्याम तरुण। बोला है फॉर एवरी 5 स्वीट रिसीव्ड बाय राम, अगर राम को मिलती है 5 स्वीट, श्याम रिसीव 4 स्वीट्स, ये रेशो हो गया 4। फॉर एवरी 2 स्वीट्स रिसीव्ड बाय श्याम, तरुण रिसीव 3 स्वीट्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट रिसीव्ड बाय तरुण। तो आई थिंक मेरे करने की जरूरत नहीं है, दिख गया आपको कि फॉर एवरी 5 रिसीव्ड बाय राम, श्याम गेट 4, फॉर एवरी 2 रिसीव्ड बाय श्याम, तरुण गेट्स 2। यू कैन कंबाइन द रेशियो, यू कैन डिवाइड द नंबर्स। आई एम नॉट डूइंग इट, स्किपिंग इट, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये समझ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे, पार्टनरशिप। अ टेस्ट ऑफ 60 मिनट्स, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए, ट्राई कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइए। अ टेस्ट ऑफ 60 मिनट्स कंटेन क्वेश्चंस ऑन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ओनली, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ओनली। ठीक है, द टाइम taken to solve mathematics question is twice the time taken to answer an English question. मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के डबल टाइम लगता है। एंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू सॉल्व ऑल मैथमेटिक्स क्वेश्चन टू दैट ऑफ टू आंसर ऑल इंग्लिश क्वेश्चन इज 8:7। ये भी ठीक है। तो बोला है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन और मैथमेटिक्स क्वेश्चन क्या होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 22 हैं तो इंग्लिश क्वेश्चन कैन बी आंसर इन 18 मिनट में कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए 60 मिनट दिया है और रेशियो दिया है मैथमेटिक्स देने का 8 और 7 टोटल टाइम। देखिए तो एक काम करते हैं, बना लेते हैं टेबल, मैथमेटिक्स इंग्लिश है ना, 2 चीज़ें दी हैं, रेशियो दिया हुआ है 8:7। तो पहले अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, टोटल टाइम की बात करता हूँ, सो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम 60 दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि मैथ्स और इंग्लिश में 8 और 7 लगता है, 15 पार्ट करना है, एक पार्ट की वैल्यू 4 हुई, मतलब 32 मिनट लगते हैं मैथ्स के लिए और 28 मिनट लगते हैं इंग्लिश के लिए, राइट। तो ये समझ में आ गया कि मैथ्स के लगते हैं 32 मिनट और इंग्लिश के लगते हैं 28 मिनट। बट आपको ऐसा भी बोला हुआ है कि जो मैथ्स और इंग्लिश का क्वेश्चन है, अगर इंग्लिश क्वेश्चन करने के लिए x मिनट लगते हैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, तो यहाँ लगते हैं 2x मिनट। ये भी इंफॉर्मेशन है ना, ये भी इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मैथ्स के a हैं और मान लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन b हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर a है तो 2x मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो आंसर क्या आएगा 2a × x
टोटल टाइम लग गया, ये टोटल टाइम आ गया मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने का। और b इंटू एक्स करेंगे तो ये आ गया टोटल टाइम इंग्लिश सॉल्व करने का। अगर मैं इनका भी रेशियो निकाल लूँ तो टोटल टाइम का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2a/b। पर मुझे पता है कि टोटल टाइम का जो रेशियो है 2a/b, वो वैल्यू तो मुझे पता है, क्योंकि टोटल टाइम जो लगा, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन को 2x मिनट, तो क्वेश्चन टोटल a है तो 2ax, और यहाँ पे आएगा x इंटू बी, इनका रेशियो कितना हो गया 2a और b, और ये टोटल टाइम तो मुझे पता है ना 32 और 28। तो एक काम करते हैं, इनको 32 और 28 यानी कि 8 और 7 से कंपेयर कर लो, बात तो वही आपकी है ना। तो आपको मिल जाता है कि अगर 2a/b अगर ये नहीं भी निकाला जाए तो आपको 8 और 7 से कंपेयर करना था, तो 1 एंड 4, तो क्वेश्चन हो गया कि भाई a/b जो होगा वो 4:7 होगा। मतलब अगर मैथ्स के क्वेश्चन 4 होंगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन कितने होंगे, 7 होंगे। मैथ्स इज a, इंग्लिश इज b, दैट्स वाई 4:7। सवाल पे चलते हैं। रेशियो नंबर ऑफ इंग्लिश पहले लिखा है, बाद में मैथ्स लिखा है, तो हमारा तो उल्टा आया था। मैथ्स के हमारे कितने आए थे, मैथ्स के 4 है, इंग्लिश के 7 है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, 7:4, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। 7:4 इज द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, नाउ इट सेज अगर 22 क्वेश्चन है तो इंग्लिश के क्वेश्चन 18 मिनट में कितने सॉल्व होंगे, ये पूछा है आपसे। चलिए 18 मिनट की बात कर रहा है, वो देख लेते हैं। तो अभी इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम 11 आ रहा है। अगर 22 लाना है टोटल क्वेश्चन, मतलब ये रहे होंगे डबल 8, क्योंकि डबल है ना ये, और ये रहे होंगे 14, तो 8 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 14 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, तो 14 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। आपको मिनट कितने लगते हैं इंग्लिश के लिए, 28 मिनट हमने अभी निकाला था। सो 28 मिनट लगते हैं इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और 14 क्वेश्चन है, यानी 2 मिनट पर क्वेश्चन लगता है इंग्लिश के लिए, राइट। अगर 2 मिनट पर क्वेश्चन लगता है तो बताइए 18 मिनट में कितने कर पाएंगे, हम कर पाएंगे 9 क्वेश्चंस। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि 18 मिनट में इंग्लिश के हम 9 क्वेश्चन कर पाएंगे। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई गेस आपको इतना समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, हम किस तरीके से अप्रोच लगा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फंडामेंटल ऑफ रेशियो, प्रपोर्शन एंड पार्टनरशिप बाकी है, अगले क्लास में कवर करूंगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज कीप शेयरिंग माय चैनल लिंक विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल, योर कॉलेज, विद योर कलीग्स, राइट। थैंक यू।